फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो आर्टिकल है वो आया है लाइव हिंदुस्तान से। और ये आर्टिकल का नाम है भारत की बजाय कहीं और क्यों चली जाती हैं कंपनियां। देखिए, इस आर्टिकल को किसने लिखा है? इसे लिखा है गौरव वल्लभ जी ने। आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि अक्सर गौरव वल्लभ जी डिबेट्स में आते हैं, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया हुआ है। और ये कौन है? देखिए, एक तो ये अर्थशास्त्री हैं, इनकी दो आइडेंटिटी हैं। एक तो अर्थशास्त्री हैं, यानी इन्हें इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान है, और दूसरे ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यानी भारत के जो विपक्ष है, विपक्ष के ये एक नेता हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजों से आपको क्या पता चल गया। पहली बात तो आपको एक अर्थशास्त्री का व्यू जानने को मिलेगा, और दूसरा और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत का विपक्ष आज की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में किस तरह से सोच रहा है, ये जानने को मिलेगा। देखिए, वैसे जो आम लोग होते हैं अक्सर वो अपना जो जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसी की बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट आपके लिए विपक्ष की बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि सत्ता की बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पार्टी शासन कर रही है और जो पार्टी विपक्ष में है, दोनों की बातें इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो विपक्ष है उसको भी जनता ने ही विपक्ष बनाया है। यानी कि जनता ने ही उसको अपने वोट के माध्यम से ये अधिकार दिया है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। उसको भी देश के कुछ परसेंट लोगों ने वोट दिया है। जो भी व्यक्ति चुन के आया है उसको भी देश के कुछ परसेंट लोगों ने वोट दिया है, यानी कि वो देश की कुछ प्रतिशत आबादी की आवाज को रखने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आप एक एज ए सिविल सर्वेंट इस नज़र से चीज़ों को देखेंगे, तो जब आप पक्ष की बात सुन रहे हैं और जब आप विपक्ष की बात सुन रहे हैं, तो दोनों ही समय पे एक्चुअली आप जो भारत की जनता की आकांक्षाएं हैं उसको समझ रहे हैं। तो देखिए, यह है भारत की बजाय कहीं और क्यों चली जाती हैं कंपनियां। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक समय पे चीन में जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अब देखिए, कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होता है, श्रम सस्ता हो जाता है, क्योंकि हर कोई काम करने के लिए बैठा हुआ है। तो क्या होता है, धीरे धीरे श्रम सस्ता हो जाता है। श्रम सस्ता हो जाता है जो ऐसी कंपनियां हैं जिनको काम करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, वो उन देशों में चली जाती हैं। जैसे कि चीन में एक समय पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां लग गई जिनको विनिर्माण का काम करना था, यानी कि जिनको अलग अलग चीजें बनाना थी और उसके लिए उन्हें लेबर की जरूरत थी। अब क्या हुआ है कि वर्तमान विश्व में जो कोविड-19 की महामारी चाइना में फैली, इसके साथ ही चीन में जो श्रम है वो भी महंगा हो रहा है, और इसके साथ साथ जो जमीन की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो अब दूसरे देखिए, जो एक समय चीन ने जिस लाभ को उठाया, अब कुछ अन्य देशों के सामने इस लाभ को उठाने के कह लीजिए अवसर विद्यमान है। जैसे कि भारत के सामने, बांग्लादेश के सामने, इधर हमारा थाईलैंड वगैरह है, इनके सामने आज वर्तमान विश्व में ये अवसर है कि हम सभी अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को गति दे सकते हैं। और ऐसा क्यों है? देखिए, भारत में कितनी सारी जनसंख्या है जिसको रोजगार की जरूरत है, यानी भारत में श्रम सस्ता है। यही स्थिति बांग्लादेश में है। तो अब ये जो चीन से कंपनियां हटती हैं और दूसरे देशों में जाती हैं, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इनमें से अधिकतर कंपनियां भारत में क्यों नहीं आती हैं, दूसरी जगहों पे क्यों चली जाती हैं, भारत में ऐसी क्या कमियां हैं। देखिए, कल के आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में बांग्लादेश से पिछड़ता हुआ दिख रहा है, बांग्लादेश आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो इसके इन्होंने कुछ कारण बताए हैं गौरव वल्लभ जी ने। अगर हम उसकी मतलब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पे गौर करें, तो मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात उसकी आर्थिकी के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वस्त्र निर्यात उसके कुल निर्यात का 80% है। यानी कि देखिए, बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को दो चीजों पे खड़ा किया। मैन्युफैक्चरिंग की खास बात क्या है कि जो विनिर्माण क्षेत्र होता है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कपड़े बनाना और इस सब के क्षेत्र में रोजगार खूब मिलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरी बात है, ये अपने कपड़े वगैरह का निर्यात बहुत करता है। और जो वस्त्रों का निर्यात है वो बांग्लादेश जो टोटल निर्यात करता है उसका 80% है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप 100 रुपए का टोटल अपनी दुकान पे मान लीजिए सामान बेच रहे हैं, और आपकी दुकान में 100 रुपए में से 80 रुपए का केवल एक ही सामान बिक जाता है। यह बहुत एक बड़ी बात है। यानी कि बांग्लादेश को जो वस्त्र निर्माण है इसमें बहुत अच्छा कौशल है, बहुत ज्यादा कह लीजिए बांग्लादेश ने अपने को उन्नत बनाया है वस्त्र निर्माण में। तो वस्त्र निर्यात बांग्लादेश के कुल निर्यात का 80% है। निर्यात के लिए उसके नियमों को बहुत सरल भी किया है और निर्यात की सुविधाओं से लैस भी किया है। यानी कि बांग्लादेश में निर्यात करना काफी आसान है। जैसे आपको जो निर्यात करने के लिए बंदरगाह तक सामान पहुंचाना होता है, अलग अलग परमिशन चाहिए होती है, फिर दूसरे देश में सामान भेजना होता है,
ये चीजें आसान है। देखिए वहां किसी सामान को बंदरगाह तक पहुंचने में एक ही दिन लगता है, जहां से सामान चला और बंदरगाह तक पहुंचा जहां से आगे जाएगा, तो इसमें केवल एक दिन लगा। और भारत में कितने लगते हैं? 7 दिन। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा निर्यात क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ है। वहां की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग लगभग 24.2% है। देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण रोजगार देता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत में ये केवल 18% है मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का। ये तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोजगार के अवसर पैदा करने की ज्यादा क्षमता रखता है। फिर देखिए, भारत में निर्यात करना या व्यवसाय करना उतना ही आसान है जितना बांग्लादेश में। इस पे एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहे हैं कि भारत में क्या सच में व्यवसाय करना, व्यापार करना उतना आसान है जितना कि बांग्लादेश में? अब देखिए, अगर यदि हम मांग और दुनिया के अनुरूप चलते तो आज एशिया के देशों में शायद हम सबसे आगे होते। यानी कि दुनिया में किन चीजों की मांग है, दुनिया में आज वर्ल्ड में जो ट्रेड के पैटर्न है वो किस तरह के हैं, उन्हें फॉलो करते तो आज हम लोग दुनिया में बहुत आगे होते हैं। अपने यहाँ बहुत चर्चा होती है कि कारोबार को कैसे बेहतर या आसान बनाया जाए। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत पिछले साल 63वें स्थान पर था। मगर अप्रैल अगस्त, अब देखिए यहाँ पे पहले तो बात ये आई कि भारत में व्यापार को आसान बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा कह लीजिए कोशिशें होती हैं। बहुत ज्यादा इसकी बात होती है कि भारत में व्यापार करना, एक व्यापारी आता है व्यापार करना चाहता है तो उसको आप हर तरह की सुविधा दीजिए जिससे वो व्यापार कर सके, क्योंकि जब वो व्यापार करेगा तो निर्यात करेगा जिससे आपके यहाँ पे विदेशी मुद्रा आएगी। जब वो व्यापार करेगा तो रोजगार देगा जिससे कि आपके यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा अच्छा आएगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हर तरह से आपके देश का फायदा होगा। तो इसलिए व्यापार करने को आसान बनाने की बात होती है। और हम लोग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। हम लोग देखिए 63वें स्थान तक पहुंच गए हैं। बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छी छलांग लगाई है। लेकिन देखिए, ये हो गई एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट की बात, जो कि एक रिपोर्ट कहती है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यहाँ पे ये बताई गई है कि अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 के बीच, यानी कि ये अगर हम लोग लगभग पीरियड ले लें कि अप्रैल 2018 और वहां से चलते हुए अगस्त 2019, इस पूरे पीरियड के बीच में चीन से 56 व्यवसाय जो है विदेशों में गए। यानी जैसा मैंने बताया, चीन से कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो टोटल 56 कंपनियां चीन से विदेश की तरफ गई। लेकिन इसमें से भारत कितनी आई? केवल 3। अब देखिए, यही अगर 3 की संख्या 30 की हो जाए तो हमारे यहाँ कितने ज्यादा रोजगार, कितने ज्यादा अवसर आ जाएंगे। लेकिन केवल ये 3 कंपनियां हमारे देश में आई। बाकी कंपनियां कहाँ गई? वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इन 4 देशों की तरफ ये कंपनियां मुड़ गई, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ध्यान देने वाली बात है कि इसी रैंकिंग में भारत, अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि पहली बात तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी विदेश की कंपनियां हमारे यहाँ काम करने नहीं आ रही हैं, वो दूसरे देशों में जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में देखिए, जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है, इसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत में व्यापार स्थापित करने में भारत विश्व में 136वें नंबर पे है। यानी हमारी बहुत खराब स्थिति है। अगर आप एक नया उद्योग धंधा भारत में लगाना चाहते हैं तो ये बहुत कठिन है। अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी अन्य कंपनी से, इसको लागू करने में हम 163वें स्थान पे हैं। ये तो और भी हमारी खराब स्थिति है। यानी कि कोई कंपनी क्यों यहाँ आना चाहेगी जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट भी लागू ना कर पाए, व्यापार स्थापित करने में उसको कठिनाई हो। संपत्ति के पंजीकरण में हम लोग 154वें स्थान पे। अब एक कंपनी आई, उसने कुछ संपत्ति खरीदी, उसको पंजीकृत कराना है। अब उसको इसमें बहुत लंबा समय मालूम हुआ लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज के जो प्रोसेस हैं बहुत लंबे हैं, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। और कर भुगतान में 115वें स्थान पे, यानी कि हमारे यहाँ टैक्स जमा करना वगैरह बहुत कठिन, बहुत जटिल है। तो जब ये चीजें देखिए जटिल होंगी, कंपनी देखिए क्या चाहती है, कम से कम समय, कम से कम पैसे में अपना वो आराम से बिजनेस कर सके। अब आपके यहाँ कर भुगतान करना कठिन है, पहले तो वो 4 सीए को रखे, उसके बाद वो कर भुगतान करे, यानी उसकी लागत बढ़ जाएगी। इसी तरह से संपत्ति का पंजीकरण कराना है तो पहले कंपनी मालूम हुआ 2 महीने वेट करे, उसके बाद जो है जाके वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए, और इतने टाइम में उसका लॉस होता रहे। क्योंकि देखिए, कंपनी के लिए पैसा कोई ऐसा मान लीजिए कि जो एक कंपनी होती है उसके लिए पैसे का मतलब है पूंजी, यानी कि एक ऐसी कैपिटल जिसको वो इन्वेस्ट करके डबल ट्रिपल करने की के अवसर में रहती है। लेकिन जब वो पैसा उसका संपत्ति में फंस गया है और इसके बाद संपत्ति भी पंजीकृत नहीं हो पा रही है, तो यानी कि एक तरह से वो टाइम उसका लॉस हो रहा है, वो पैसा उसका मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी इसे कभी भी अच्छा नहीं मानेगी।
देखिए व्यापार जगत का अविश्वास इस बात से भी झलकता है कि अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जनरली क्या होता है कि जो उद्योग के क्षेत्र हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं, ये लगातार लोन लिया करते हैं और लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी छोटी दुकान थी, आपने लोन लिया, बड़ी की, फिर लोन लिया, बड़ी की। लेकिन आज के समय में ये बताया जा रहा है कि क्योंकि लोगों को अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ा सा डर है कि भविष्य में चीजों की मांग होगी नहीं होगी, तो इसीलिए लोग लोन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि लोन लेने से क्या होता है, मान लीजिए लोन ले लिया आपने और आप ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से आपका जो बिजनेस है वो बैठ जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आज जो व्यापारी है वो लोन लेने से डर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि हम बुनियादी ढांचे को अच्छा करें, आर्थिक नीतियां अच्छी बनाएं, जिसमें कर नीतियां वगैरह आ गई, कर नीतियों को आसान बनाएं, भूमि और श्रम शासन में सुधार करें, यानी कि भूमि को पंजीकृत करना, लोगों को रखना निकालना, इन चीजों में भी सुधार करें। और वाणिज्यिक अदालतें बनाएं, यानी कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ है जिसको लेके कोई विवाद की स्थिति आ गई है, तो अब ऐसा ना हो ये विवाद 5 साल 6 साल चले। एक ऐसी वाणिज्यिक अदालत हो जो कुछ ही समय में, 1 महीने में या 10 दिन में, 15 दिन में, एक निश्चित समय अवधि में इसके ऊपर फैसला कर दे। अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध में अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात ये बताई गई कि लंबे समय तक से अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड वार चली है, और ऐसे में कहा जा रहा था कि भारत में बहुत सी नई कंपनियां आ सकती हैं, भारत इसका लाभ उठा सकता है, लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा पाए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सी कंपनियां जो हमारी जीएसटी की व्यवस्था है उससे परेशान है। जैसे कि ऑटो कंपनियां हो गई, जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां होती हैं, वो चाह रही हैं कि 2 पहिया वाहनों पे जो वर्तमान में जीएसटी 28% है, इसे कम किया जाए और 18% किया जाए। और इस चीज के चलते, यानी कि जो 2 पहिया वाहन है, इसको क्योंकि नुकसान हो रहा है भारत में बिजनेस करने में, क्योंकि जीएसटी ज्यादा है, तो ऐसे में जनरल मोटर्स, मान ट्रक, हार्ले डेविडसन, ये कंपनियां भारत में अपना निर्माण बंद करके जा चुकी हैं, या कह लीजिए बंद कर दिया इन्होंने निर्माण करना नई चीजों को। अब देखिए इन्होंने जब ये निर्माण करना बंद किया तो नुकसान क्या हुआ, रोजगार का नुकसान हुआ। अपने यहाँ आज भी किसी व्यवसाय को स्थापित करने में, अब देखिए कुछ और बातें बताई गई हैं। आप जो भारत है, भारत में व्यवसाय को स्थापित करने में 18 दिन लग जाते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है उसमें काफी पीछे हैं। कुछ चीजों में काफी पीछे हैं, वैसे तो आगे आ गए हैं, लेकिन कुछ चीजों में पीछे हैं, और उसमें से व्यवसाय को स्थापित करना भी एक चीज थी। तो भारत में 18 दिन लगेंगे अगर आप एक नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, और न्यूजीलैंड में ये केवल आधे दिन में हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है। प्रॉपर्टी रजिस्टर करने में हमारे यहाँ 58 दिन लगते हैं। हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं और अपने यहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ऐसा सरल बनाएं जिससे कि व्यापारियों के समय और पैसे बचें। अब देखिए अंतिम रूप से ये बताया गया है कि हम भी अपनी अर्थव्यवस्था में काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हमें बांग्लादेश जैसे देशों को देखना होगा कि कैसे बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में, 6-7 सालों में, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा चेंज लाया, कैसे उसने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। इन चीज़ों को अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जो बांग्लादेश है धीरे धीरे बढ़ता हुआ चीन के बाद आज कपड़ों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, और इसके सबक लें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं।